दोस्तों, आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान की है और ऐसी कहानी है शायद आपको सुनने पर यकीन ना आए और आप सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि आज की ज़माना हाईटेक ज़माना में भी क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा घिनौना काम। इंसान के इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली एक कहानी पाकिस्तान के कराची शहर के लियाकताबाद में एक कब्रिस्तान का है। 31 अक्टूबर 2011 की ये कहानी है। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे और सभी इकट्ठा होकर एक जगह बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी, कब्रिस्तान में ही काम करने वाला, चीखता चिल्लाता बदहवास हालत में भागता वहां आता है। वो इतना डरा हुआ था कि उसका शरीर थर थर कांप रहा था। कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, उसका जुबान उसका साथ नहीं दे रहा था। वो काफी डरा, काफी सहमा हुआ था और बार बार वो कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। दोस्तों, उसकी ये हालत देखकर वहां साथ बैठे हुए लोग, उनकी भी हवा टाइट हो जाती है, वो भी काफी डर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से शाम का अंधेरा और रात होने वाली थी। फिर भी दोस्तों, वो कब्रिस्तान में काम करने वाले स्टाफ थे। हिम्मत करके वो कब्रिस्तान की ओर जाते हैं और साथ में उस व्यक्ति को भी, जो उधर इशारा कर रहा था, थर थर कांप रहा था, उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उस आदमी के इशारे पर जब उन सभी आदमी की नजर एक कब्र की तरफ जाती है, देख के वो भौचक्के रह जाते हैं। वो कब्र खुदा हुआ था और कब्र का जो स्लेब ढकने वाला होता है, वो एक साइड पैरों की तरफ से हटा हुआ था। ये सब देखने के बाद भी उन सबको कुछ भी माजरा समझ में नहीं आता है। जब उन सभी लोग उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्या बात है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो, दोस्तों वो आदमी हिम्मत करके जो कहानी बताता है, वो कहानी को सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्हें इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है दोस्तों, कि वो फावड़ा गैंती सब उठा लेते हैं उसे जान से मारने के लिए। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसा करने के लिए मना करते हैं और किसी तरह उन भीड़ पर नियंत्रण किया जाता है और उन्हें पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसे पूछताछ की जाती है। और जब कहानी जो खुलकर सामने आता है दोस्तों, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं और आपके लिए चुन चुन कर एक शानदार कहानी लेकर आते हैं। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, जो गिरफ्तार हुआ था आदमी, उस आदमी का नाम था मोहम्मद रियाज। वो पाकिस्तान के एक प्रांत सरगोधा का रहने वाला था, जो कि पंजाब प्रांत के साइड में पड़ता है। सरगोधा में वो बेरोजगार घुमा करता था, उसे कोई नौकरी चाकरी नहीं मिला करती थी। तो वो नौकरी चाकरी की तलाश में, काम धंधे की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में वो पाकिस्तान का कराची शहर आता है और कराची में जो भी उसे छोटा मोटा काम मिलता था वो कर लिया करता था। कभी मजदूरी मिल गया, कभी कुछ भी मिल गया, वो सब काम को कर दिया करता था। कहने का मतलब ये दोस्तों, उसका एक अस्थायी काम उसे नहीं मिला था और वो एक अस्थायी काम की तलाश में था। तभी दोस्तों, उसकी दोस्ती एक आदमी से होती है। उसका नाम था मोहम्मद बजीरा। बजीरा से जब उसकी दोस्ती आगे बढ़ती है और अपना दुख बताता है कि बजीरा भाई, हमें भी कोई अस्थायी काम दिलवा दो ताकि तसल्ली से मैं अपना टाइम पे वो काम कर सकूं। दोस्तों, जो बजीरा नामक आदमी था, वो लियाकताबाद कब्रिस्तान में कब्र खुदाई का काम करता था और कब्र के ऊपर पानी उनी डालने का भी काम कर दिया करता था। जब बजीरा का दोस्त मोहम्मद रियाज उसे अस्थायी काम की बात करता है, तो दोस्तों बजीरा अपने ठेकेदार से बात करके उसे भी कब्र में यही काम दिलवा देता है, कब्र खोदने का और कब्र के ऊपर पानी डालने का। दोस्तों, अब दोनों एक साथ काम करने लगे थे और एक साथ ही रहने लगे थे। लेकिन शाम के वक्त मोहम्मद रियाज जो भी ताजा कब्र खुदा होता था, उसकी खुदाई करके स्लेब हटाता था, उसके अंदर घुस जाया करता था। कई दिनों से बजीरा उसकी ये हरकत देख रहा था। जब बजीरा उसे पूछता है कि भाई रियाज, तुम आखिर ये कब्र के अंदर क्यों घुसते हो, क्या करते हो? अब दोस्तों, दोनों के अंदर काफी दोस्ती हो चुकी थी और काफी दिन भी हो चुके थे और एक दूसरे से खुल भी चुके थे। इसलिए मोहम्मद रियाज बजीरा को सारी हकीकत बता देता है कि मैं लाश के अंदर क्यों घुसता हूं और क्या करता हूं। और दोस्तों, इस काम में वो बजीरा को भी शामिल कर लेता है। अब दोनों साथी शाम के वक्त का इंतजार करने लगते हैं। अब दोस्तों, दोनों का नजर असर का जो नमाज होता है उसके ऊपर रखता था। दोस्तों, असर का नमाज उसे बोलते हैं जो शाम के वक्त किया जाता है, 4 और 6 बजे के बीच। दोस्तों, मुस्लिम धर्म में 5 टाइम नमाज पढ़ने का रिवाज है और शाम का जो नमाज होता है उसे बोलते हैं असर का नमाज, जो 4 और 6 बजे के बीच पढ़ी जाती है।
अब दोनों खुरापाती का दिमाग असर के नवाज पर रहता था। उस वक्त जो भी लाश आता था उसके ऊपर वो पैनी दृष्टि रखते थे और ये पहचान करने की कोशिश करते थे कि ये लाश मर्द का है कि औरत का है। दोस्तों, इनमें उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ये नियम है कि जो औरत की लाश आती है उसके ऊपर एक चादर से ढक दिया जाता है, तब उसे दफन किया जाता है, फिर स्लेब लगाया जाता है। और मर्द की लाश को ऐसे ही डाला जाता है, फिर स्लेब लगाया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। स्लेब इसलिए लगाया जाता है कि मिट्टी अंदर ना गिरे। और उसके परिजन, उसके घर वाले कई दिन तक उस कब्र पर आके दुआ पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं ताकि उसकी आत्मा को, उसकी रूह को शांति मिले। अब दोस्तों, असर के नमाज के बाद यानी शाम के वक्त जो भी लाश आती थी उसकी दोनों साथी पहचान कर लेते थे कि लेडीज का है कि जेंट्स का है। और लेडीज का जो लाश होता था उसके अंदर ये क्या करते थे, पैरों की तरफ से थोड़ा सा खुदाई करते थे। इतना ही करते थे खुदाई जहां से एक आदमी आराम से घुस सके। फिर पैरों के पास का सिले हटाते थे और अंदर घुस जाते थे। और अंदर घुसने के बाद उसके साथ, अब क्या बोले, बलात्कार बोलिए या घिनौना कृत्य बोलिए, ये क्या करते थे। बलात्कार तो इसलिए नहीं बोल सकते कि जिंदों के साथ किया जाता है। जो उसका विरोध करे वो तो पहले ही उसकी रूह निकल चुकी है, वो तो एक लाश बन चुका है, वो क्या विरोध करेगा। लेकिन दोनों हत्यारे, दोनों पापी को थोड़ा भी शर्म लाज नहीं था और ऐसा कृत्य कई सालों से करते जा रहे थे। फिर निकलते, उसके बाद दूसरा घुसता, दूसरा भी वही घिनौना कृत्य करता। उसके बाद अपना हवस शांत करने के बाद फिर स्लेब को लगाते, मिट्टी को यथास्थान पर ढक देते थे। कई परिजन कब्रिस्तान के ठेकेदार को इसका रिपोर्ट कर चुके थे कि उनके कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन ठेकेदार ये मानने को तैयार नहीं था। वो बोलता था कि कोई जानवर उनवर थोड़ा बहुत इधर उधर मिट्टी को कर दिए होंगे। आदमी भी अपने आप को सांत्वना दे देता था कि कब्र के साथ कौन छेड़छाड़ कर सकता है। दोस्तों, दोनों साथियों का वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। कुछ सालों के बाद बजीरा की मौत हो जाती है, क्योंकि बजीरा ड्रग्स का ज्यादा आदी था और ज्यादा ड्रग्स का सेवन करता था, नशा में रहता था, इस कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत का मोहम्मद रियाज पर कोई भी असर नहीं पड़ता है कि उसका दोस्त इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। वो अपना वह गंदा काम, घिनौना काम बददस्तूर जारी रखा था। अब दोस्तों, वो दिन भी आता है, कहते हैं ना, कोई भी काम ज्यादा दिन नहीं चलता, किसी भी अति का अंत हो जाता है, कोई भी पाप नहीं छुपता है। एक समय जब आता है, किसी चीज की अति हो जाती है तो उसका भगवान अंत कर देते हैं। ऐसे ही मोहम्मद रियाज का अंत का वक्त आ गया था। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2011 की वो शाम असर के नमाज के वक्त एक लड़की की लाश आती है। ये देखकर मोहम्मद रियाज काफी अंदर ही अंदर खुश होता है, काफी गदगद होता है। और जैसे ही उसके परिजन उसे कब्र के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं और उसके आत्मा की शांति के लिए वहां पर नमाज पढ़ने के बाद वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ये पापी फिर वही कृत्य को दोहराता है। उसके पैरों के पास से मिट्टी हटाता है, स्लेब हटाता है और उसके अंदर घुस जाता है और वही घिनौना कृत्य करने लगता है। दोस्तों, इस दौरान उसकी नजर जैसे ही लड़की के चेहरे पर जाती है, क्योंकि चेहरे का चादर हट चुका था। दोस्तों, लाश दफनाने वक्त कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि चादर को जोर से नहीं बांधा जाता है। कहा जाता है कि इससे उस आदमी को तकलीफ होगी, इसलिए चादर हट जाती है। जैसे ही मोहम्मद रियाज की नजर उस लड़की के चेहरे पर जाती है, उसके दांतों पर जाती है, उसके दांत लंबे लंबे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एकाएक उसे यकीन नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसकी नजर जैसे ही लड़की की आंखों में जाती है तो उसकी आंखों से एक गजब की रोशनी निकल रही थी, जैसे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही हो, गुस्से से जल रही हो। और क्यों ना हो दोस्तों, ये देखकर मोहम्मद रियाज की तो हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे गिरता पड़ता, रोता चिखता चिल्लाता वो भागता उन लोगों के पास और आकर एक कहानी सुनाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर उन लोगों का दिल में ये आता है कि इसकी भी हत्या करके इसी कब्र में डाल दें। लेकिन कुछ लोग उसे बचा लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब पुलिस स्टेशन ले जाती है, जब उसे सारी कहानी बताया जाता है दोस्तों, तो वो गंदा आदमी ये बताता है कि अभी तक उसने 48 लाश के साथ ये घिनौना काम कर चुका है। दोस्तों, जब ये खबर मीडिया में फैलती है तो पाकिस्तान के कराची शहर में हाहाकार मच जाता है। जो भी परिजन 1-1.5 साल के अंदर किसी लेडीज की लाश को दफनाए थे, सबके दिल पर सोचो तो छुरियां चल जाती है। सब भागे भागे कब्रिस्तान की तरफ आते हैं। तब तक पुलिस भी रियाज को लेकर कब्रिस्तान आ गया था। उनसे शिनाख्त करवाता है। वो 48 लाश की शिनाख्त करता है जिसके साथ उसने घिनौना कृत्य किया था। सभी परिजन दम साधे ये देख रहे थे कि किस लाश की ओर इशारा करता है, और जिस लाश की ओर इशारा करता है दोस्तों, उसके परिजन के तो हालत ही खराब हो जाते थे। दोस्तों, कहते हैं ना, जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक उसे सुकून नहीं मिलती है। बहुत तरह के दुख दर्द गम में वो बिजी रहता है, लेकिन मरने के बाद बोलते हैं सुकून की नींद सोता है। लेकिन ये गंदा आदमी, ये घिनौना आदमी मरने के बाद भी उसे सुकून से नहीं सोने दिया।
अब सब लोग उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उसे किसी तरह बचा कर ले जाती है। उसके ऊपर केस चलता है। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में हर ओर हर मीडिया हर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस गंदे आदमी को फांसी की सजा दी जाए और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और 48 के 48 मुकदमा चलता है और हर एक लाश का मुकदमा अलग अलग चलता है। अभी तक दोस्तों 8 लाशों का फैसला आ चुका है और 8 के 8 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। अभी और 40 लाश का फैसला होना बाकी है। देखिए उसमें क्या होता है। और अभी ये गंदा घिनौना आदमी पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है और पाकिस्तान के लोग, कराची के लोग रोज मीडिया के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। देखिए इस काले आदमी का, इस घिनौना आदमी को कब फांसी मिलती है। दोस्तों, क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि कोई आदमी लाश के साथ भी ऐसा घिनौना कृत्य कर सकता है? दोस्तों, क्या कहना आपको इस कहानी पर? कमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम लेने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। पहला कमेंट है छोटू भाई का। छोटू भाई लिखते हैं, वेरी वेरी गुड स्टोरी सर एंड इंटरेस्टिंग। तो छोटू भाई, आपका दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें कमेंट करते रहिए। दूसरा कमेंट है हितेश सोलंकी का, उत्तर प्रदेश कासगंज से। ये लिखते हैं, सर आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी है। तो हितेश भाई, आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमारी कमेंट्री को पसंद किया। तीसरा कमेंट है मनोज कुमार दास का। मनोज कुमार जी लिखते हैं, सब जगह यही हाल है, डीएम अगर महीने में एक बार भी निरीक्षण करे तो सब ठीक हो जाएगा। मनोज भाई, सलाह देने के लिए आपका शुक्रिया। चौथा कमेंट है रामू कुमार हैदराबाद से। ये लिखते हैं, जय हिंद सर, आप बहुत अच्छी कहानी बताते हैं, गुड। तो रामू भाई, आप काफ़ी कमेंट करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। और पांचवा कमेंट है संजय बसी साहब का। ये लिखते हैं, हर शहर में ऐसे ऑफिसर होने चाहिए, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, सैल्यूट बार बार। तो संजय साहब, आपको भी सैल्यूट, ऐसे ही हमें कमेंट करते रहिए, मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। अब दोस्तों, हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।